हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और फिर से वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सेशन को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट बात होंगे वो आपको मैं लास्ट में बिटवीन में मतलब देखा जाए तो पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आज बताने वाला हूँ पॉलिटी के बारे में। टोटल 25 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसके बाद देखिए क्वेश्चन तो 25 हैं, लेकिन जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वो बात करूँगा वो आपको 50 प्लस होंगे। 50 प्लस कॉन्सेप्ट बात होगा जो कि पॉलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हो। ठीक है, लेकिन एसएससी वाले ध्यान दें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन हम कर लेंगे, उसके बाद दिक्कत नहीं है उसके लिए। बट अगर हम पॉलिटी पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उसमें जब भी आप पॉलिटी पढ़ो ना तो वहाँ पे एक मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करके एक चैप्टर है, जिसको हम जब भी पढ़ते हैं तो स्टार्ट वहीं से करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम जान ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था क्या दोस्तों? सबसे पहले ये जान लो। तो ये जहाँ हम संविधान को बनाएंगे वहाँ पे हमें एक जगह चाहिए कि हाँ हम उस जगह पर बैठकर डिस्कशन करें, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर मतलब अन्य ऑफिशियल वर्क हो, तो उसके लिए एक संस्था चाहिए था। तो उसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोले कि बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ख्याल था वो एम.एन. रॉय जी को आया था 1934 में। लेकिन 1935 में हुआ क्या कि ऑफिशियली डिमांड कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो एम.एन. रॉय का नाम बेसिकली देखो हम लोग पढ़ तो रहे हैं हमेशा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ख्याल मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ख्याल सबसे फर्स्ट में किसको आया था। ऐसा क्वेश्चन आपको कभी नहीं पूछेगा दोस्तों, ये बस नॉलेज के लिए होता है। ठीक है, तो थोड़ा नॉलेज ले लो। हाँ, बट ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किसने किया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब किया था? 1935 में। ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, तो अब देखो इतनी बात क्लियर। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा बना वो कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू बना। ये आपसे पूछा जा सकता है, रेलिवेंट है। ये प्लान आया था 1946 में, मतलब हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ 1946 में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना स्टार्ट हुआ तो फिर वहीं से हमारा डिस्कशन हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी हो गया। तो अब देखो कैबिनेट मिशन प्लान के अगर मेंबर का अगर हम बात करें तो 3 मेंबर जो इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है तो वो है आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, और स्टफर्ड क्रिप्स याद रखना, और तीसरा A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है, बस ये पूछता है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैबिनेट मिशन प्लान मेंबर्स। तो ये तीनों अगर याद रहेगा आपको तो जो भी अनदर नाम जुड़ा तो समझ लेना वही आंसर होगा। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो कंपोजिशन में अगर बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में ही बताएंगे क्योंकि आपको याद रहे। ठीक है, टोटल 389 सीट्स थे, जिसमें से 296 ब्रिटिश के थे। किसके थे? ब्रिटिश इंडिया का, मतलब कि जो इंडिया पे राज कर रहे थे। उसके बाद 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट के थे। प्रिंसली स्टेट के थे। अब देखो प्रिंसली स्टेट के जो थे ना, वहाँ के जो राजा महाराजा होया करते थे वो सीधा किसी को भी भेज देते थे। इस 93 में ना जान पहचान वाले को भेज देना, दैट मीन्स इट इज़ नॉमिनेटेड। ठीक है, ये नॉमिनेटेड था और ये इलेक्टेड था, मतलब यहाँ पे इलेक्शन हुआ होता था। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो वो आपसे पूछेगा कि क्या ये पूरी तरह से इलेक्टेड था या फिर पूरी तरह से नॉमिनेटेड, तो जी नहीं, ये पार्शियली नॉमिनेटेड था और पार्शियली इलेक्टेड था। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा आई होप सो। अब देखिए ये 296 के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, 296 के बारे में तो देखो अगर 296 के बारे में डिस्कस करें तो इसमें से 292 जो था ना, 292 वो 11 गवर्नर्स प्रोविंस के होते थे। ठीक है, और 4 जो होते थे वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविज़न। ठीक है, लिख लेना, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। जैसे कि अब इसको समझ में नहीं आया होगा, तो जैसे अभी स्टेट्स हैं तो उस समय ये स्टेट था अभी, और अभी जो यूनियन टेरिटरी है उस समय ये यूनियन टेरिटरी था। इस तरह से समझ लो।
तो अगर हम चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस का बात करें, ठीक है, तो उसमें आता है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और एक था आपका बलूचिस्तान, ठीक है। फॉर योर नॉलेज जस्ट राइट इट इन योर नोट्स, दैट्स इट, ठीक है। इतनी बात। अब देखो, अगर इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, उसके बाद आपको 296 का अगर हम बात करें, 296 का, जैसे कि अभी हम बताएं ना कि 292 11 गवर्नर प्रोविंस के थे और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस के, उतनी बात याद रखना। लेकिन अब देखो यहाँ पे 296 सीट्स के लिए था, तो 208 सीट जो थे वो कांग्रेस जीता, 73 मुस्लिम्स लीग जीते और 15 स्मॉल अदर ग्रुप्स, ठीक है, स्मॉल ग्रुप्स जितने भी होते हैं पार्टीज़ वगैरह वो जीते। तो यहाँ कांग्रेस जीत गया, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन आपको यहाँ से ना एक पूछ सकता है कि 296 जो सीट्स थे, जो भी हुआ फाइट, उसमें से वुमेन्स कितने थे, तो बस इतना याद रखिएगा कि 15 वुमेन्स थे, ओके। अब मुस्लिम लीग तो 73 सीट ही जीता, ठीक है, मुस्लिम लीग तो 73 सीट्स जीता, लेकिन ड्यू टू मेजोरिटी मुस्लिम लीग बाइकआउट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, समझे, मतलब बाइकआउट कर दिया, मेजोरिटी हुआ होगा इसलिए, क्योंकि देखिए अगर ये 73 भी राज़ी हो जाते हैं तो इनका बात नहीं माना जाएगा, 208 सीट क्योंकि कांग्रेस का है, तो इन्होंने बाइकआउट ही कर दिया, बस इतना ही समझो, दैट्स इट, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात कर ले। तो समय था 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 का टाइम था। क्वेश्चन पूछेगा, डोंट वरी, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, ठीक है। तो अब देखो, ये था आपका फर्स्ट मीटिंग, यहाँ इस स्टेट में हुआ था फर्स्ट मीटिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, याद रखना, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बना, फर्स्ट प्रेसिडेंट बना डॉक्टर सच्चिदानंद, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, सिन्हा, ये बने थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट ओनली फॉर 1 डेज, ठीक है, सिर्फ एक दिन के लिए ही बने थे, बस। अब रुक जाओ बता रहा हूँ। अब देखो 9 दिसंबर की बात होगी, अब देखो 11 दिसंबर 1946, ठीक है, इस पर हुआ क्या कि जो राजेंद्र प्रसाद थे अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, ये बने हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट, वो थे टेम्पोररी प्रेसिडेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वॉइस पूछता है, ये अब बहुत कम लोग बताते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बना था, ठीक है, इनका राजेंद्र प्रसाद सबको याद होता है, आप इतना बार पढ़ ही चुके हैं कि याद हो गया होगा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट याद रखना HC मुखर्जी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 13 दिसंबर का बात करते हैं, ठीक है। 13 दिसंबर में जो हुआ था ना कि जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मूव किया, ठीक है, जमा किया कि अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, ठीक है। तो मैं हर बार बताता हूँ कि अगर किसी चीज़ को बनाने से पहले अगर आप उसको मैपिंग करते हो कि मतलब इस चीज़ का बात का ध्यान रखा जाए अगर संविधान बने, तो कुछ चीज़ों थे जिनका ध्यान रखा जाए, ये नेहरू जी का कहना था और वो पेपर में लिखे और सबमिट कर दिया असेंबली में, और यही चीज़ एक्सेप्ट हुआ, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो अडॉप्ट भी हुआ। लेकिन यही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ना, यही जाके प्रियम्बल बना, जो अभी प्रियम्बल है ना, वो यही चीज़ था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। इतना ही बात याद रखना आपको, ठीक है। उसके बाद फिर एक इम्पॉर्टेंट आपसे, अगर पॉलिटी की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट है आपका ड्राफ्टिंग कम्युनिटी, वहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेगा कि ड्राफ्टिंग कम्युनिटी का चेयरमैन कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, ठीक है, BR अम्बेडकर जी हैं,
याद रखना इतना बात। कितने मेंबर्स है टोटल, तो टोटल ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स है। नाम आपसे रेयर पूछता है, ठीक है, तो हम उसको रिलेवेंट नहीं मानते, इतनी बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर 22 जुलाई का बात करते हैं तो 22 जुलाई में हमारा नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। नेशनल फ्लैग एन है, ठीक है, एन, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 में, 1947 में, याद रहेगा, ठीक है। बढ़े आगे। इतनी सारी बात है जो अगर आप पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, ओके, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। है तो पढ़ाने का बहुत है, लेकिन फिर भी हम वैसे नहीं ना एक ही दिन में सब कर लें, या फिर आप कर लो, डाइजेस्ट करने भर पढ़ो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस का। तो ये है, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है, याद रखना। कहाँ से हुआ था, तो इंग्लैंड से हम लोग ने लिया था, ठीक है दोस्तों। अगर मेरी बात मानो ना तो यूएसए का जितना भी है वो आप याद कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को लिया गया था यूएसए से। उसके बाद अगर बात करें तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वो भी लिया गया था यूएसए से, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें रिमूवल ऑफ एससी एंड एचसी, मतलब हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वो भी यहीं से लिया गया था यूएसए से। और जुडिशियल रिव्यू भी कहाँ से लिया गया था, यूएसए से लिया गया था, ठीक है, यूएसए से लिया गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूएसए वाला। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, तो अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय, याद रखिएगा, एक्ट 1935, ठीक है, एक्ट 1935। बस आपको इतनी याद रखना है, इसके रिलेटेड नॉलेज आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना जानो कि जो फेडरल स्ट्रक्चर था वो फर्स्ट पुट फॉरवर्ड कब हुआ था, तो वो एक्ट 1935 के थ्रू हुआ था, ठीक है। बढ़े आगे। जहाँ हमको लगेगा कि आपको एक्सप्लेन करना चाहिए मैं करूँगा, बट जहाँ पे लगेगा कि नहीं ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये इतना ही जानो, दैट इज़ इनफ फॉर यू, तो मैं वहीं रुक जाऊँगा, ठीक है। द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कम्प्लीटेड ऑन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग था वो कंप्लीट कब हुआ। बहुत कन्फ्यूज़न रहता है 26 नवंबर एंड 26 जैन को लेकर, ठीक है, जनवरी में हुआ या फिर नवंबर में हुआ, तो क्लियर करते हैं। 26 नवंबर 1949 इज़ योर राइट आंसर, बट 26 जैन 1950 को क्या हुआ था, इस दिन ये हुआ था, आप बोल सकते हो इन एक्ट में आया था, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न यहीं पे रहता है, जो आपको नहीं रखना है याद रखना, 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुआ था, बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। चलिए, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सब अभी हम लोग बात किए। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी थे ना, लेकिन वो टेम्प्रोरी थे, परमानेंट तो आपके राजेंद्र प्रसाद थे। तो योर आंसर इज राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है आपका पब्लिक ऑर्डर एज एन आइटम इन द कॉन्स्टिट्यूशन फिगर इन, मतलब यहाँ बेसिकली बात किया है कि पब्लिक ऑर्डर कौन से लिस्ट में आता है, ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे एक यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है और एक रेसिडरी लिस्ट होता है, और ये सारे लिस्ट आपके 7th शेड्यूल में लिखा हुआ है, ठीक है। शेड्यूल 7th में ये सारे लिस्ट आपके मेंशन है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जो लिस्ट्स हैं वो कौन से शेड्यूल में है, तो 7th शेड्यूल में, ठीक है। इतनी बात क्लियर। पढ़े आगे। हाँ, तो बोलता है पब्लिक ऑर्डर कौन से लिस्ट में आता है, तो पब्लिक ऑर्डर आपका स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। स्टेट लिस्ट में और क्या क्या आता है देख लेते हैं। स्टेट लिस्ट में आपका एक तो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस हो गया, ठीक है, पब्लिक हेल्थ हो गया आपका, ये भी आपका पब्लिक ऑर्डर का है, सॉरी स्टेट लिस्ट का है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट तो हो गया आपका स्टेट का, और अगर बात करें एग्रीकल्चर भी हो गया, फिशरीज़ हो गया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ है जो आप याद रखना। बेसिकली आपसे वो पूछेगा पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ के बारे में, लोकल गवर्नमेंट के बारे में, हाँ, और बेसिकली अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर का चांसेस है पूछने का, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेट लिस्ट का। यहाँ पे यूनियन लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
अगर यूनियन लिस्ट का बात करो तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज। ठीक है, सेंटर के पास होता है एक्सक्लूसिव पावर होता है लॉ मेकिंग का। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट का अगर बात करें ना तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका टैक्सेस से रिलेटेड जो होगा वो आपका यूनियन लिस्ट में आएगा। ये दो चीज़ आप याद रखिएगा, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। कनकरेंट लिस्ट का बात करें तो जो स्टेट भी डिसीजन ले सकता है और यूनियन भी डिसीजन ले सकता है। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा एजुकेशन। ठीक है, और ये आपसे पूछा गया है और पूछने के चांसेस भी है, एजुकेशन याद रखना। ठीक है, मैरिज एंड डिवोर्स बाकी आप सुनते जाओ। देखो क्रिमिनल प्रोसीड्यूर जो होता है वो भी आपका कंकरेंट लिस्ट का पार्ट होता है। ठीक है, बैंकरप्ट हो गया, प्राइस कंट्रोल हो गया, एडॉप्शन हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया। ठीक है, ट्रेड यूनियन हो गया, और एक इम्पॉर्टेंट है आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड भी आपका किस में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अब रेसिडरी लिस्ट के बारे में बात करें तो इसके बारे में बस इतना जान लो कि ये जो लिस्ट है वो रिलेटेड है आपका पावर पार्लियामेंट के पास होता है। इसका जो पावर होता है ना वो प्रेसिडेंट के पास होती है। इस लिस्ट से रिलेटेड पावर पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है, दैट्स इट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको लिखा हुआ है, ये WOTF इसका मतलब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसका मतलब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये अपना ट्रिक है, बेसिकली आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आई होप सो। तो अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, मतलब लोकसभा में हाईएस्ट सीट कौन से स्टेट का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। तो आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि महाराष्ट्र का टोटल सीट 48 होता है। क्या सबसे ज़्यादा 48 सीट ही होता है? जी नहीं, सबसे ज़्यादा आपका यूपी का होता है 80 सीट्स। ठीक है, महाराष्ट्र सेकंड में आता है, दैट इज़ 48। उसके बाद 42 आपका वेस्ट बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का 42 सीट्स है। और अगर तमिलनाडु का बात करें तो 39 है। ठीक है, और राजस्थान का बात करो तो राजस्थान का आई होप सो देख लेना, राजस्थान का 25 सीट्स है। ठीक है, तो इतनी आपको बात याद रखनी चाहिए। लेकिन अगर कम सीट्स की बात करें, मतलब कि जिसका 1 या 2 सीट होता है, तो उसमें आपका एक आता है गोवा, 2 सीट होता है। सिक्किम का बात करें तो 1 सीट, और त्रिपुरा का बात करें तो 1 सीट, नागालैंड का बात करें तो भी 1 सीट, मिज़ोरम का बात करें तो भी 1 सीट, मेघालय का बात करें 2 सीट। ठीक है, मणिपुर का भी 2 सीट, मणिपुर का भी 2 सीट। चलो इतनी बात याद रखना, बढ़ते हैं आगे। वो इतना थोड़ी ना आपसे पूछेगा, हाईएस्ट का यूपी का चांसेस है पूछने का, महाराष्ट्र का, या फिर इसी ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसी वे में। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, बहुत बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका BR अम्बेडकर जी। और कितने टोटल मेंबर्स होते हैं तो वो आपको याद रखना है, 7 मेंबर्स टोटल हैं। चलो बढ़े आगे, नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग? 1946, 1947, 1948 या 1945? बताओ। तो 1947 में आपका ये फंक्शनिंग स्टार्ट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, बढ़े आगे। वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इकोनॉमिक जस्टिस बीन प्रोवाइडेड एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव? तो राइट आंसर इज योर DPSP। DPSP में ये मेंशन है कि इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो उसमें वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, किसमें? DPSP में। और DPSP कौन से पार्ट में है, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, पढ़ा दिए हैं। हाँ दोस्तों, तो हम नेक्स्ट का बात करें, इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ पंचायत आर स्टार्टेड? बहुत इजी है और आप इसको बोल सकते हो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर है आपका 11th शेड्यूल।
और बात करें अगर 9th शेड्यूल का, तो 9th शेड्यूल में पता है इसमें आपका है टू एबॉलिश जमींदारी सिस्टम। ठीक है, ठीक है, तो ये 9 का याद रखना। 11th में आपका ये है। और अगर 10th शेड्यूल का बात करें तो उसमें क्या है ना कि इट कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, इट ऑल्सो कॉल्ड एंटी डिफेक्शन एक्ट। ठीक है, बस इतनी याद रखना। एंटी डिफेक्शन एक्ट कब हुआ था? 1985। ठीक, ठीक है, अब इसको नोट कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अब फिर से इजी सवाल है। डीपीएसपी वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम, तो मैं बताया था, शायद नहीं बताया था, चलो ठीक है। तो एरिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आयरलैंड भी रहे तो भी आपका वही है। ठीक है, तो एरिस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी को लिया है। और फर्स्ट क्वेश्चन में ही वहाँ पे मैं बताया था कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ एससी एंड एचसी, वो सब आपका था यूएसए का, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानता हूँ मैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो वो आपका जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी मतलब न्याय तंत्र। ठीक है, जहाँ आपको न्याय मिलता है। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखना कि जुडिशरी जो होता है वो गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है। गार्डियन मतलब प्रोटेक्टर। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रोटेक्टर, ट्रस्टी बोल सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पार्ट, कौन से पार्ट बताया वो? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कौन से पार्ट पर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 4th पार्ट पर। देखो दोस्तों, है तो 4th ए में, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में ये तो दिया हुआ ना, तो आप ये सही मार दोगे। ठीक है, फर्स्ट में क्या है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 में क्या है आपका? सिटीजनशिप। पार्ट 3 में आपका क्या है? फंडामेंटल राइट्स। 5.4 में क्या है? डीपीएसपी। और 5.4 में है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। लिख लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स एन ऑफिशियल कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम टेकिंग एन एक्शन विच ही इज़ ऑफिशियली नॉट इंटाइटल्ड। बेसिकली अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो सिंपल वर्ड में समझो तो कोई एक अधिकारी है, ठीक है, को किसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसका वह आधिकारिक तौर पर हकदार नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो होता है ये आपका मैंडेमस रिट के अंडर होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कुछ करने जा रहे हो या कुछ कर लिए या किसी ने आप पर हमला किया या फिर किसी तरह का नुकसान पहुंचाया, फिर आप जाके केस करते हो, एफआईआर दर्ज करते हो और पुलिस स्टेशन वो आपकी बात नहीं मानता है और नहीं एक्सेप्ट करता है, नहीं लिखता है, तब क्या होगा कि उससे ऊपर के हाई कोर्ट क्या करेगा कि वो मैंडेमस जारी कर देगा जो कि रिट है। ठीक है, इसका सिंपल मतलब समझो, मैंडेमस का मतलब होता है टू डू योर जॉब। ठीक है, टू डू योर जॉब। ठीक, याद रखिएगा जो मैंडेमस है ये राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं कर सकते हो तुम। ठीक है, मतलब अब प्रेसिडेंट ऐसा ना ले, प्रेसिडेंट भी तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी उसको मना कर दे या राज्यपाल बोले कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो उसमें मैंडेमस जारी नहीं होता है। ठीक है, बाकी बातें हम बाद में भी कर लेंगे, यहाँ बेसिकली क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस पर फोकस करें ज़्यादा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी इज लीगल राइट। ठीक है, ये लीगल राइट है। अब बोलोगे ये फंडामेंटल राइट था, हाँ था। फंडामेंटल जब स्टार्टिंग में ओरिजिनली वो 7 था, बट अब 6 है, तो एक जो घटा ना वो यही घटा, राइट टू प्रॉपर्टी ही घटा, और ये हट कर कहाँ चल गया? आर्टिकल 300 में चल गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर? कौन से अमेंडमेंट से ये हुआ था?
पूछेगा 44th अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था। ठीक है, अब सिंपल क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर ग्रांटेड इनिशियली, मतलब वही स्टार्टिंग में कितने थे, टोटल 7 थे, अब 6 हो गए हैं। ठीक है, हाउ लिबर्टी कैन बी लिमिटेड बाय लॉ। ठीक है, याद रखना, इसमें समझाने की कोई बात नहीं, लॉ के द्वारा इसको लिमिटेड किया जा सकता है। अब हम बेसिकली बात करें कि द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन, तो वो इंडिया और यूएसए में ये चीज़ को हटा दिया गया है। ठीक है, अरे सिंपल वर्ड में समझो तो कि मतलब कि कुछ ऐसा डिसीजन और उसके बाद फिर उसको ये मतलब कि उसके पास पावर रहे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, वही होता है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, कोर्ट के पास ये पावर होता है, वो डिसाइड कर सकता है कि कोई भी लॉ क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। When was 0 hour introduced in parliamentary affairs in India? तो 0 hour कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1962 में। ठीक है, 0 आवर क्या है, 0 आवर जैसे कि स्टार्ट एट 12 नून में, मतलब 12 नून ड्यूरिंग विच, ठीक है, मतलब इसी के दौरान अपना मैटर को रखते हैं इम्पोर्टेंट, स्पेशली दोज दैट कैन नॉट बी डिले। ठीक है, जो कि डिले नहीं किया जा सकता, उस मैटर का वहाँ पे बात होता है। तो 0 आवर इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1962 में, 12 नून को ही कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। द मैक्स, देखिए जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ बेसिकली आप वही करो, दैट्स इनफ। ठीक है, उतना काफ़ी है आपके लिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्य, तो लोकसभा में आपको पता है कितना है, लोकसभा में 545 है। 545 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, डी इज़ योर आंसर। 250 आपका है राज्यसभा का। ठीक है, बड़े आगे, विच इज द मैक्सिमम टाइम इंटरवल परमिशिबल बिटवीन टू सक्सेसिव, अच्छा इसका देखो, हाँ दोस्तों देखिए, अगर है तो आंसर 6, बट एक ट्रिक याद रखना कि कभी भी अगर पॉलिटी में अपॉइंटमेंट का बात हो तो उसका आंसर प्रेसिडेंट होता है, और अगर सेशन का बात हो कि 2 सक्सेसिव सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कोई भी पूछे कि कितना मैक्सिमम इंटरवल होता है तो उसका आंसर होता है 6 मंथ। ये आपका ट्रिक है, याद रख लेना, बहुत काम देगा। चलो बढ़ते हैं आगे। द वोटिंग एज इन इंडिया वॉज लोअर्ड फ्रॉम 21 to 18 साल थ्रू, बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये होता है। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडिया कम्युनिटी टू द लोकसभा। दोस्तों ये आपको रिसेंट ये न्यूज़ है, पहले तो 2 था बट अब ये नहीं है, अब ये 0 हो चुका है। दैट इज़ योर, डी इज़ योर आंसर। जी बिल्कुल, ठीक है, बिटवीन 1952 से लेकर 2020 तक था ये कितना, 2 वाला, बट अब ये 0 हो गया है। तो कब हुआ, 2019 में हुआ। कौन सा अमेंडमेंट से हुआ, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। द सैलरी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज डिसाइडेड बाय, पार्लियामेंट ही करता है डिसाइड। ठीक है, इतना बात याद रखना कि पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत है नहीं। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, रेलिवेंट लगा हो। मिस्टेक्स आप कमेंट में बता सकते हो, कितना इम्प्रूव करना है वो भी आप कमेंट में बता सकते हो, मैं इम्प्रूव ज़रूर करूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं खुद क्या बोल सकते उसको, स्ट्रगलिंग पीरियड में हूँ। ठीक है, मतलब कि मैं खुद तैयारी करता हूँ और भी पढ़ाता भी हूँ। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि गलती होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इम्प्रूव कर दूंगा। बट दोस्तों जितना बताता हूँ वो रेलेवेंट होता है, और आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको मैच करे। ठीक है, तो आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।